Alright, students, Assalamu alaikum and welcome to our first online session in almost the end of the semester spring 2025. The course is Research Planning and Scientific Writing, Bio 3606, and in this session, we will be discussing actually revising our three lectures, which include Literature Search and Reference Management, Lecture 5 Scientific Communication, and Lecture 6 Grant Applications. ओवरऑल इस सेशन का मकसद एक तो ये है कि हमारा एक एक्स्ट्रा ऑनलाइन सेशन हो जाए जिसमें हम हमारा टर्मिनल एग्ज़ाम का सिलेबस जो है उसको रिवाइज कर लेंगे। सेकेंडली ये तमाम जो सेशन है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। सो बिफोर द एग्ज़ाम जब चीज़ों को आपने रिवाइज करना होगा तो उस टाइम भी आप इस सेशन को रिव्यू कर सकते हैं। और थर्डली ये कि ड्यूरिंग दिस रिवीजन प्रोसेस अगर आपको कोई क्वेश्चन की क्वेरी हुई तो भी आप पूछ सकते हैं। एंड आई एज्यूम कि जस्ट आफ्टर एनी टॉपिक इज़ completed तो आई विल रिव्यू द गूगल मीट विंडो जहाँ पे फिल वक्त मेरे पास 40 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। तो वहाँ पे मैसेजेस वाला एक ऑप्शन है, चैट वाला। तो जो भी अगर कोई क्वेरी हुई तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर दीजिएगा तो उसको मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है। सो रिसर्च प्लानिंग एंड साइंटिफिक राइटिंग में हमारे पास जो लिटरेचर सर्चिंग वाला जो सेक्शन है इसमें सबसे पहले तो बताया गया है कि हमारे लिए ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि जिस टॉपिक को पे हम रिसर्च कर रहे हैं उससे रेलिवेंट करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है और उस करेक्ट इन्फॉर्मेशन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। आपको वो तमाम साइंटिफिक स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स और जो भी अदर स्किल्स रिक्वायर्ड है जो आपको हेल्प कर सकती हैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन तक जल्द अज जल्द पहुंचने के लिए, वो सब के सब आपको आएंगी तो आप एक इफ़ेक्टिव रिसर्च कर सकेंगे। जस्ट ओनली कि आपको इंटरेस्ट है एक पीसीआर रन करने के लिए या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करने के लिए या प्लाज्मा ट्रांसफॉर्मेशन या फंगल या माइक्रोबियल ग्रोथ को देखने के लिए, ये आप इनफ नहीं होता। आपको एक इफ़ेक्टिव रिसर्चर बनाने के लिए आपको लिटरेचर पढ़ना, जो साइंटिफिक लिटरेचर है उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना और वो तमाम टूल्स को यूज़ करना जो इस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो सब कुछ सब आपको पता हो। अब जो लिटरेचर या इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं उसमें क्या टाइप्स ऑफ लिटरेचर है और हर टाइप ऑफ लिटरेचर की क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या किस तरीके से वो स्ट्रक्चर्ड होता है और हर एक सेक्शन में कौन सी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मौजूद है। फॉर एग्जांपल, in assignment 1 we selected a research article. So research article has different sections starting from the bylines, then which includes the title, the author's affiliation, journal name, date, volume, issue, DOI, ISSN, etc. ठीक है। इसके बाद आपका जाता है एब्स्ट्रैक्ट फॉलोड बाय कीवर्ड्स, इंट्रोडक्शन, मटेरियल मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंसेस इन द फॉर्म ऑफ बिब्लियोग्राफी। तो ये हर एक जो सेक्शन है इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है,
almost every section is reflecting जो कंसर्न्ड आर्टिकल में रिसर्च परफॉर्म हुई है, बट इन अ डिफरेंट मैनर। टाइटल में वो डिफरेंट तरीके से होगा, एब्स्ट्रैक्ट में डिफरेंट तरीके से, इंट्रोडक्शन में डिफरेंट, मटेरियल मेथड्स में डिफरेंट, रिजल्ट्स में डिफरेंट, डिस्कशन में डिफरेंट, कंक्लूजन में डिफरेंट, बट ओवरऑल सब में एक ही चीज़ मौजूद है। तो कौन से सेक्शन से आपको कौन सी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये आपको इस चीज़ की लिटरेसी होनी चाहिए। प्लस ये आर्टिकल कहाँ से मिलता है, किस प्लेटफॉर्म से, उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना, आर्टिकल स्टोरेज, आर्टिकल को रीड करने के लिए जो टूल्स आपको चाहिए, डेफिनेटली यू नीड टू हैव सम गुड कमांड ऑन इंग्लिश स्किल्स एज वेल। तो ये तमाम चीज़ें भी इन द फॉर्म ऑफ लिटरेसी आप स्टूडेंट्स को पता हो। फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस, बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर, ये तमाम का भी आइडिया हो। फिर जब हम अपनी रिसर्च परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस दौरान लिटरेचर सर्चिंग कर रहे होते हैं, तो लिटरेचर सर्चिंग में हमारे पास सिस्टमेटिक और ट्रेडिशनल सर्चिंग मेथड्स हैं। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, और दोनों को ही साइड बाय साइड अप्लाई करना पड़ता है। वाइल राइटिंग द डिस्कशन, मोस्टली सिस्टमेटिक लिटरेचर सर्च फॉलो किया जाता है, जिस पे हम आर्टिकल्स को रिव्यू करते हैं और उसकी समरी को हम अपने पास लिख देते हैं, ईयर वाइज, ऑथर वाइज। और ट्रेडिशनल में जस्ट वी कीप ऑन रीडिंग एंड ट्राइंग टू गेट द ग्रेस्प ऑफ द कंसर्न्ड टॉपिक। सोर्सेज आ जाते हैं हमारे पास, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी वो जो एग्जैक्ट रिसर्च हुई है, जिसमें रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, या शॉर्ट कम्युनिकेशंस है, या साइंटिफिक रिपोर्ट है। और सेकेंडरी सोर्सेज में हमारे पास रिव्यू आर्टिकल्स, बुक्स, और चैप्टर्स, न्यूज़पेपर्स एट्सेट्रा। फिर हमारे पास लिटरेचर सर्च के लिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें हमने पढ़ा है कि एन सी बी आई पबमेट है और गूगल स्कॉलर है। मोस्टली ये दो ही प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। गूगल स्कॉलर मोस्टली टेक्स्ट बेस्ड सर्चिंग करता है, सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग इन अ टेक्स्ट इनसाइड द आर्टिकल, सो वहाँ पे डेफिनेटली गूगल स्कॉलर would be the best option. But if you are trying to search a, article by the title, by the author names, by affiliation, by journal name, by publication date, तो वहाँ पे ये काफ़ी customized filters added होते हैं एन सी बी आई PubMed। ओके। सो ये जो प्लेटफॉर्म्स थे, ये हमारे पास एन सी बी आई PubMed हो गया और गूगल स्कॉलर हो गया। डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म्स के पीछे डेटाबेसेस होते हैं जिन पे तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। जब भी एक आर्टिकल पब्लिश होता है किसी जर्नल में,
सो वो जो जर्नल होती है उसकी इंडेक्सिंग होती है, मीन्स कि वो जर्नल किस किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर्चेबल है। इस प्रोसेस को हम इंडेक्सिंग कहते हैं। सो स्टार्टिंग ऑलमोस्ट एवरी जर्नल इज़ इंडेक्स्ड इन गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट, बाकी एन सी बी पबमेड पे जाता है, मेडले पे जाता है, स्कूपस पे जाता है, आई ट्रिपल ई पे जाता है, और भी डिफरेंट हमारे पास आ जाते हैं ऑनलाइन सर्चिंग इंजन्स। तो जैसे जैसे इंडेक्स होता जाएगा वैसे वैसे उसकी सर्चिंग एक्सेसिबिलिटी बढ़ती जाती है। प्राइमरी सोर्स हमने बता दिया, रिसर्च आर्टिकल्स, सेकेंडरी सोर्सेज रिव्यू आर्टिकल्स हो गए, जो कि उन प्राइमरी सोर्सेज में मौजूद इंफॉर्मेशन को साइट कर रहे होते हैं। नैरेटिव रिव्यू बाय सम एक्सपर्ट होता है, और दैट इज़ यूजली एन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ अ कंसर्न्ड टॉपिक। सिस्टमैटिक रिव्यू अगेन जस्ट एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, बट डेफिनेटली उस पे एक हमारे पास एक मेथड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं टू रिव्यू सम लिटरेचर। ठीक है, नॉट नेसेसरली ओपिनियंस होती है इस पे, लेकिन जो डिफरेंट हमारे पास रिसर्च आर्टिकल्स में रिजल्ट्स मौजूद हैं, उन रिजल्ट्स की एनालिसिस एक कई मेथड से, मोस्टली स्टैटिस्टिकल मेथड से परफॉर्म की जाती है, और उनको एक सिस्टमेटिक रिव्यू में पेश किया जाता है। Meta-analysis employs statistical methods to analyze and compile the results of several studies as though they were a single study. अब मेटा एनालिसिस क्या है कि वो याद होगा मैंने क्लास पे बात बताई थी कि एक तरफ हमारे पास एक स्टडी है जिस पे 100 एप्पल ट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, एक तरफ स्टडी है जिसमें 50 बनाना ट्रीज़ की है, और एक तरफ एक इंफॉर्मेशन है जिस पे 10 पोमीग्रेट प्लांट की है। तो अब ये जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमारे पास में वेरिएशन है, इसको कैसे कोरिलेट किया जाए, इसके लिए हम स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करते हुए डाटा को नॉर्मलाइज करते हैं, लीनराइज करते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी एनालिसिस को पेश करते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को सर्च करना है तो वी नीड टू एंटर कीवर्ड्स। ठीक है, अब वो कीवर्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टेप होता है जिस पे हमें राइट कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सर्चिंग वाला जो स्टेप है वो हमारी रिसर्च का इनिशियल स्टेप्स होता है। तो उस वक्त किसी भी किस्म की मिस्टेक हो जाती है तो डेफिनेटली इट वुड एंड अप इन फॉल्स बिल्डिंग अप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। तो इसलिए हमारे लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हम सर्चिंग करेक्ट वे में करें, और जो भी हमारे पास सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको हमने स्किप नहीं करना, हर एक को रिव्यू करना है, डीपली रिव्यू करना है, और तमाम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उससे रिट्रीव करनी होती है। यूजिंग ऑफ डबल कोट्स और एंड बुलियन ऑपरेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको यूज़ करते हुए हम अपने नंबर ऑफ़ रिजल्ट्स को, जैसे फिल वक्त हम मैंने डीएनए पे आर्टिकल्स देखने हैं तो गूगल स्कॉलर या पबमेड पे जाके मैं डीएनए सिंपल लिखूंगा, तो इट वुड गिव मी more than millions of research articles. So I need to filter out my results. तो आई वुड से कि डीएनए किस ऑर्गेनिज्म का हो सकता है, स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रियल है या फिर न्यूक्लियर डीएनए है, वो डीएनए की कोई स्पेसिफिक जीन है। तो इस तरीके से जब हम उसको फिल्टर आउट करते जाएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ रिजल्ट्स भी रिड्यूस होते जाएंगे, दैट कैन बी मैनेजेबल एंड रीडेबल। बूलियन ऑपरेटर्स हमारे पास तीन किस्म के हैं, एंड और नॉट। इनको यूज़ करते हुए हम अपने नंबर ऑफ़ रिजल्ट्स को फ़िल्टर आउट कर देते हैं। जब एंड यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वी आर डीलिंग विद सम
uh, type of results which are present in both of the which are overlapped in both. जब हम और यूज़ करेंगे तो हम तमाम के तमाम कंटेंट्स को नॉट यूज़ करेंगे, तो किसी एक कीवर्ड को और दूसरे कीवर्ड को स्किप कर देंगे। थिसॉरस डेफिनेटली हमारे पास एक डिक्शनरी होती है, साइंटिफिक डिक्शनरी, वोकेबलरी, जीन ऑन्टोलॉजी, जिसमें हमारे पास वर्ड्स होते हैं। तो वी आल्सो नीड टू rephrase our searching keywords in order to get all kinds of results from the domain in which we are searching. मिसाल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है किडनी स्टोन्स, उसका साइंटिफिक नेम है किडनी कैल्सुलाई। सो ये तीनों चीज़ें may end up in finding some relevant articles. So only kidney stones लिख के जब हम articles को search करेंगे तो definitely we may skip some research articles. फिर एक ऑप्शन ये आता है कि या तो हमारे पास जब सर्च करें तो कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ये बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं इन मिलियंस। तो समटाइम्स हम कोई ऐसा प्लांट का नाम लिखते हैं जो कि रिसेंटली आइडेंटिफाइड है, कोई बैक्टीरिया ऐसा या कोई जीन ऐसी जिस पे हमारे पास नंबर ऑफ़ रिजल्ट बहुत कम है, या कोई ऐसा प्लांट जो ए जगह में मौजूद है और हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे। सो इस वक्त हमारा फोकस होता है कि हम अपनी रिसर्च को एक्सपेंड करें। ठीक है, उस वक्त हम देख सकते हैं कि उससे रेलिवेंट अगर कोई प्लांट या कोई एनिमल मौजूद है, ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में सर्च करें, या फिर उस प्लांट की जितने डिफरेंट बेसोनिम्स हैं, जितने सिनोनिम्स हैं, उसमें उसको सर्च कर सकते हैं। या फिर उससे उसका अगर हमारे पास 16S राइबोसोमल आरएनए की जीन मौजूद है तो उसकी सीक्वेंस को कंपेयर करके जो नियरेस्ट स्पीशी आएगी उसके बारे में लिटरेचर सर्च कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट मेथड जिसमें हम अपने रिसर्च स्ट्रेटजीज़ को एक्सपेंड कर सकते हैं। और इसी के कंपैरेटिवली अगर हमारे पास ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं इन मिलियंस, तो वहाँ पे हम डबल कोट्स को, फ़िल्टर्स को, डेट को, जर्नल नेम को, ऑथर नेम्स को यूज़ करते हुए अपनी सर्चिंग स्ट्रेटजीज़ को नैरो डाउन कर सकते हैं। मेथडोलॉजी फ़िल्टर्स डेफ़िनेटली कुछ सर्चिंग प्लेटफ़ॉर्म्स में हम मेथडोलॉजी फ़िल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई ऐसी स्टडी चाहिए जिसमें एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ हुई हो, या मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज़ हुई हो, या फिर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ हुई हो, तो इस तरीके से स्पेसिफिकली मेथडोलॉजी फ़िल्टर्स हमें वो स्टडीज़ को शॉर्ट लिस्ट डाउन कर देंगे जिसमें कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म की गई होगी। जो हमारे पास सर्चिंग स्ट्रेटजीज आ रही है, जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनकी असेसमेंट सबसे अच्छी हम ही कर सकते हैं। और मैक्सिमम ये कोशिश होती है कि किसी भी आर्टिकल को स्किप ना किया जाए, उसको मैक्सिमम पढ़ा जाए ताकि कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हम स्किप ना कर सकें। ओवरऑल रिसर्च का एक मेजर पर्सपेक्टिव ये होता है कि हम एक नई रिसर्च करने जा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली अगर हम 1, 2, 3 साल लगा के एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो ऑलरेडी कहीं पब्लिश्ड हो, तो डेफ़िनेटली वो 3 साल का काम वर्थलेस हो जाता है। तो इसलिए जो स्टार्टिंग फ़ेज़ है लिटरेचर सर्चिंग का, वो बहुत ज़रूरी होता है कि जिस भी आइडिया पे हम काम करने जा रहे हैं, उसके मुताबिक हमारे पास जो भी अवेलेबल लिटरेचर मौजूद है, उसको हम अच्छे से पढ़ें, कोई चीज़ें उसमें स्किप ना हो, और पढ़ने के साथ-साथ उसको डॉक्यूमेंट भी करें, और ताकि एट द एंड डिस्कशन राइटिंग में हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कुछ आर्टिकल्स के एब्स्ट्रैक्ट्स ऑनलाइन मौजूद होते हैं सिर्फ, और उसके जो पीडीएफ होते हैं वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं। तो आर्टिकल्स के एब्स्ट्रैक्ट्स को भी पढ़ के काफ़ी आइडिया हो जाता है कि इस पे किस तरह का रेलिवेंट मौजूद है। फिर हमारे पास एर्राटा और रिट्रैक्टेड पब्लिकेशंस भी होती है, इसको भी देखना होता है कि अगर किसी में एरर है तो उस एरर वाली जो करेक्टेड एप्लीकेशन है वो किधर है, या एक फॉल्स या फैब्रिकेटेड हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं तो वो पब्लिकेशन रिट्रैक्टेड हो जाती है, तो उसको भी हमें कंसीडर नहीं करना चाहिए वाइल
incorporating in our research. बिब्लियोमेट्रिक मेजर्स इम्पैक्ट फैक्टर इसको हमने अच्छे से रिव्यू किया था इन अवर असाइनमेंट. इसको फाइंड आउट करने का फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ साइटेशंस इन जर्नल, टोटल नंबर ऑफ साइटेबल आर्टिकल्स. ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है. आपके इम्पैक्ट फैक्टर कितना है जर्नल का, वो डिपेंड कर रहा है कि कितनी पब्लिकेशंस हो रही हैं और उन पब्लिकेशंस की कितनी साइटेशंस हो रही हैं. द हायर द इम्पैक्ट फैक्टर, द मोर वर्दी द जर्नल इज. इम्पैक्ट फैक्टर डेफिनेटली एक जर्नल के साथ साथ उसमें जिन ऑथर्स के आर्टिकल्स पब्लिश होता है उसकी उनकी भी वर्थ बढ़ाता है. तो इस तरीके से हम इम्पैक्ट फैक्टर को प्रोफेशनली भी अपने प्रोफाइल में यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड बिब्लियोमेट्रिक मेजर हमारे पास आ जाता है एच इंडेक्स, विच इज़ हाई साइटेड इंडेक्स. ये क्या है? अ साइंटिस्ट हैज़ एन एच इंडेक्स if his or her number of publications have at least H citations each and other publications have less than H citations each. क्या मतलब? एक ऑथर है जिसकी 5 पब्लिकेशंस हैं. ठीक है, अब 5 पब्लिकेशंस में जो सबसे नंबर 1 पब्लिकेशन थी उसकी साइटेशन लेट से होगी 10, नंबर 2 की है 8, नंबर 3 की है 5, नंबर 4 की है 4, और जो सबसे लास्ट है उसकी अभी 2 है. तो अब इसमें जो पांचों नंबर ऑफ साइटेशंस थी उनमें सबसे जो लोएस्ट वाली थी वो 2 थी. तो उस वक्त उस ऑथर की एच इंडेक्स हो जाएगा 2. एच इंडेक्स कभी भी कम नहीं होगा, जैसे जैसे ऑथर की साइटेशंस बढ़ती जाएंगी उसका एच इंडेक्स भी साथ साथ बढ़ता जाता है. एक एच इंडेक्स जिस 7 मतलब कि ऑथर की अगर 30 पब्लिकेशंस हैं, हर एक पब्लिकेशन में मिनिमम 7 साइटेशंस मौजूद होंगी. जो भी आप सर्चिंग कर रहे हैं उस पर डेट फिल्टर को बहुत क्रिटिकली देखना होता है. समटाइम्स हम बहुत ही पुरानी एप्लीके रिसर्च पब्लिकेशंस को देखना पड़ रहा होता है जिस पे हमारे पास लाइक जो बेस फाउंडेशन लाइन पब्लिकेशंस हैं. मिसाल के तौर पर पीसीआर कब इन्वेंट हुआ, एग्रोसेल कब इन्वेंट हुई, ग्राम स्टैंडिंग कब इन्वेंट हुई, फर्स्ट ये इंफॉर्मेशन किस आर्टिकल में आई, ये बैक्टीरिया कब डिस्कवर हुआ. तो इसके लिए हमें कोई लेटेस्ट आर्टिकल को साइट नहीं करना होगा, हमें सबसे जो रूट आर्टिकल है उसको करना होगा. लेकिन करंटली कितने स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं पीडीबी डेटाबेस में, करंटली कितने जीन्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया में, इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमें मोस्ट रिसेंट आर्टिकल को साइट करना पड़ेगा. रेफरेंसेस बिब्लियोग्राफी जो एंड पे हमारे पास लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए देयर आर सॉफ्टवेयर्स. मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर इज एंड नोट. और एंड नोट क्या करता है कि हर एक रेफरेंस की वो एक लाइब्रेरी में ऐड करता है इंफॉर्मेशन, और देन उस लाइब्रेरी से हम उस रेफरेंस को ऐड करते हैं. सो इन टेक्स्ट और बिब्लियोग्राफी इन दोनों जगह पे वो रेफरेंसेस ऐड हो जाते हैं. और जब हमें उसको अपडेट करना होता है, उस पर किसी इंफॉर्मेशन को ऐड रिमूव करना होता है, या फिर हमें उसका फॉर्मेट चेंज करना होता है, तो ये जो रेफरेंसिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं ये बहुत सिंगल क्लिक में इजीली परफॉर्म करवा देते हैं. रेफरेंस को लिखने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं. उनमें है हमारे पास है वैंकूवर है, हार्वर्ड है, अमेरिकन फिजियोलॉजी एसोसिएशन का है एपीए, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन एएमए होता है, शिकागो है, टर्बन है. तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसमें हम
उस उन तरह के साइटेशंस को, रेफरेंसेस को लिख सकते हैं। ओपन एक्सेस पब्लिकेशन यानी कि वो पब्लिकेशन जिनको सब्सक्रिप्शन किए बगैर हम रीड कर सकते हैं, इनका पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल होता है। सो मोस्टली तकरीबन 100% आर्टिकल्स ओपन एक्सेस नहीं होते, 30 to 40% सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी होते हैं। तो एज अ रीडर हमारे लिए जो फर्स्ट क्लास होता है ऑफ इंफॉर्मेशन वो ओपन एक्सेस पब्लिकेशंस होती हैं। बीएमसी बायोटेक्नोलॉजी जो जर्नल है वो ओपन एक्सेस पब्लिकेशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, दैट वाज फ्रॉम द फर्स्ट lecture. Let me see if you have any question. नहीं। सो चैट ऑप्शन में यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस एंड अदरवाइज रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी है, बाद में भी आप ड्यूरिंग द क्लास अगर आप इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे और कोई क्वेश्चन हुआ तो जो हमारी मंडे को क्लास होगी, होपफुली स्टार्टिंग टाइम विल बी 8:30 टू 9:30, उस पर हम चीज़ों को रिव्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें बाकी टॉपिक्स भी कवर अप करवाने हैं। सो लेक्चर 5 इज़ साइंटिफिक कम्युनिकेशन। अब रिसर्च परफॉर्म हो चुकी है, नाउ वी नीड टू राइट एंड शेयर इट विद द पब्लिक। सो याद होगा मैंने एक बात की थी कि क्या हमारी जो भी हमने एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म की उसको इन द फॉर्म ऑफ ट्वीट हम एक्स पे पोस्ट कर दीजिए, या उसके एक शॉर्ट सी वीडियो बना के रील्स की फॉर्म में शेयर कर सकते हैं। बट क्या वो इफ़ेक्टिव होगी, क्या उस पर उतनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होगी जो रीडर तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंच जाए। तो साइंटिफिक कम्युनिकेशन इज़ अ डिफरेंट मेथड ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम वो मीन्स को यूज़ करते हैं जिसमें मैक्सिमम तरीके से हम अपनी जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं उनको रीडर तक पहुंचा सकें। खुद अपने पास जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो वेल मैनर्ड फॉर्म में टेक्स्ट बुक में नोट डाउन हो, और जब हम उसको पब्लिश करवाना चाह रहे हैं तो करेक्ट हमारे पास रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सोर्स मौजूद हो। राइटिंग स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसमें मैंने चीज़ आपको याद है बताई होगी कि थर्ड पर्सन नैरेटिव यूज़ होता है, पास्ट टेंस यूज़ होता है, पास्ट और प्रेजेंट टेंस, ये डिपेंड करता है आप किस तरह की बात कर रहे हैं। तो थर्ड पर्सन नैरेटिव की एग्जांपल क्या थी कि फर्स्ट पर्सन हो जाएगा आई एम परफॉर्मिंग पीसीआर, और सेकंड पर्सन नैरेटिव हो जाएगा ही और शी इज़ परफॉर्मिंग पीसीआर, और थर्ड पर्सन नैरेटिव होता है पीसीआर वाज परफॉर्म्ड। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आर्टिकल्स में थर्ड पर्सन नैरेटिव पास्ट टेंस से चीज़ों को लिखा जाता है। ग्रामर मिस्टेक्स ना हो, नैरेटिव मिस्टेक्स ना हो, टेक्निकल मिस्टेक्स ना हो, फॉर्मेटिंग मिस्टेक्स ना हो, ये आपको मेक श्योर करना होता है वाइल राइटिंग रिसर्च पेपर्स। जब आप एक कर रहे होते हैं राइट अप तो डेफिनेटली बिफोर पब्लिशिंग आप उसको रिव्यू करवा सकते हैं अपने कलीग से, अपने सुपरवाइज़र से, और उसमें एक सेकंड पर्सन नैरेटिव आ जाता है पर्सपेक्टिव के आपके वो इश्यूज, वो एरर्स जो शायद आपको हिडन हो, वो एक सेकंड पर्सन का पर्सपेक्टिव से वो चीज़ों भी हाईलाइट हो जाती हैं। साइंटिफिक जो पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर्स, उसमें डिफरेंट वही हेडिंग्स होती हैं, सेक्शंस हैं हमारे पास। इंट्रोडक्शन, मटेरियल, मेथड्स, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन विच इज़ इमराड, और इसके अलावा टाइटल आ जाता है, बाई लाइन है,
कंक्लूजन है, रेफरेंसेस हैं, एट्सेट्रा। तो हर एक सेक्शन को लिखने के लिए यू नीड टू हैव अ डिफरेंट राइटिंग अप्रोच। वो चीज़ आपको आनी चाहिए। सिंपल लिखें, करेक्ट इंग्लिश में लिखें, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लिखें, ताकि रीडर को आपका आर्टिकल पढ़ते हुए वो चीज़ सारी की सारी समझ आ रही हो। जो टाइटल है वो हमारे पास शॉर्ट हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, लेकिन वेल एलेबोरेटिव हो। फिर ये कि नॉर्मली जो आपके टेक्स्ट के अंदर सेंटेंसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्मॉल ना हो, बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो, स्पेसिफिक वर्ड्स हों, चीज़ों को समराइज़ किया जा सकता है। उसके एग्जांपल्स इस स्लाइड पे मौजूद हैं, वो आपको आइडिया हो लिखते हुए कि कैसे आप एक लॉन्ग सेंटेंस को शॉर्ट सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइटल कैची होना चाहिए, इसको मार्केटेबल हो, जो भी रीडर है वो इससे अट्रैक्ट हो और वो आप बाकी भी आर्टिकल इस पर पढ़ें। इट मस्ट रिफ्लेक्ट ऑल सब्जेक्ट्स, मेजर फाइंडिंग्स और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। टाइटल्स में मोस्टली जो समटाइम्स टाइटल लिखा जाता है विद और फर्स्ट लेटर कैप्स, लेकिन जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, विच आर, ऑफ, एम, इज, एट। ठीक है। टाइटल्स इसके अलावा जो भी वर्ड्स होंगे उनको यूज़ किया जाएगा विद कैपिटल लेटर्स। ये टाइटल का लिखने का एक तरीका होता है। एब्स्ट्रैक्ट आपके ओवरऑल रिसर्च पेपर की समरी है, निचोड़ है। इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्ड्स की सिलेक्शन होती है, आपकी मेजर फाइंडिंग्स इसमें है, आपकी मेन जो रिजल्ट्स हैं वो इसमें हाईलाइट्स होने चाहिए, और इस रिसर्च की ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी क्या है वो इसमें भी मौजूद हो। The abstract should present the following elements: why, how, and what was done. Second one is results and conclusions or inferences of the results. मैक्सिमम थ्री 200 to 300 वर्ड्स का ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, जिस भी चीज़ पे रिसर्च की जा रही है उसमें मौजूद जो सब्जेक्ट ऑर्गेनिज्म हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो मेथडोलॉजीज़ हैं, जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द लिटरेचर ऑफ द रिसर्च आर्टिकल। तो वो तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन हमारे इंट्रोडक्शन में आ जाती है। इट इज़ सपोर्टेड बाय रेफरेंसेस विच आर प्रेजेंट इन टेक्स्ट एंड ऑल्सो एंड इन द फॉर्म ऑफ बिब्लियोग्राफी। मटेरियल मेथड्स, ओवरऑल जो काम किया है उसको हमने राइट डाउन करना है। इसमें डिफरेंट सेक्शंस हो सकते हैं, सब्जेक्ट्स का अलग सेक्शन, मेथड्स मेथडोलॉजीज़ का अलग सेक्शन और एनालिसिस का अलग सेक्शन। और जिस भी मेथड को यूज़ करें उसको हमने साइट करना है, हमने सीक्वेंस वाइज रखना है चीज़ों को। ठीक है। और इसमें हमारे पास किस मेथड, जो मेथड में नोवेलिटी है उसको आपने मेजर हाईलाइट करने के, इस तरह का मेथड अब से पहले कभी यूज़ नहीं हुआ। जब हम एनिमल्स को, प्लांट्स को यूज़ करते हैं तो हमें डिफरेंट एथिकल अप्रूवल्स चाहिए होते हैं टू कंडक्ट दैट रिसर्च। उनके बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पे मटेरियल मेथड्स में मौजूद हो। मटेरियल मेथड्स को एक्सटेंसिवली आप सब बच्चों ने अपने फर्स्ट असाइनमेंट में पढ़ा था, देखा था। तो वहाँ से आपको आइडिया होगा कि किस तरीके के डिफरेंट मेथड्स, मटेरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं इन ओवर रिसर्च। हर जो मटेरियल होता है उसका कोई प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके बारे में लिखना होता है, कंपनी नेम या फिर रिसर्च लैब नेम वहाँ से प्रोवाइडेड है। एनालिसिस में हम मोस्टली स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटेशन को यूज़ करते हैं, जो जनरेटेड डाटा है
उसको एनालाइज करने के लिए, उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए एनालिसिस वाला सेक्शन होता है। उसमें कौन से टूल्स यूज़ किए हैं, क्या आपने कोई फ़िल्टर्स को यूज़ किया है, कौन से क्राइटेरिया या पैरामीटर्स को रखते हुए हमने ये कंप्यूटेशन परफॉर्म किया है, ये तमाम चीज़ें हमारे लास्ट स्टैटिस्टिकली एनालिसिस वाले सेक्शन में आ जाती है। रिजल्ट्स, व्हाट वाज फाउंड, जो भी है आपने उसको राइट अप करना है, लॉजिकल वे में लिखना है। कोशिश करें कि सबसे जो मेजर फाइंडिंग्स हैं उसको सबसे पहले लिखें, सिक्वेंशियली लिखना है। जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको उतना ज़्यादा हाईलाइट करना है। जो रिज़ल्ट के सपोर्टिंगली डायग्राम्स हैं या टेबल्स हैं उनको बहुत अच्छे से लिखना होता है। तो ये तमाम आपके रिजल्ट सेक्शन का निचोड़ होता है। आपके हर एक सेक्शन रिड्यूस हो सकता है, हर एक में लिमिटेशन होती है वर्ड्स की, एक्सेप्ट फॉर द रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। तो यहाँ पे जो भी आप कंटेंट लिखना चाह रहे हैं जो आपके रिजल्ट्स को सपोर्ट कर रहा है, डेफिनेटली उसको हमें राइट अप करना होता है। रिजल्ट्स में जो टेबल्स और फिगर्स में हमने रिजल्ट लिखा था उनको भी इन टेक्स्ट साइट करना होता है। डिस्कशन, मोस्टली इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि जो हमने रिजल्ट्स फाइंडिंग्स हैं, जो साइंटिफिक रीडिंग्स आई हैं, उनकी नेचुरल इंटरप्रिटेशन क्या है, वो एक फर्स्ट फेज़ होता है। सेकेंडली डिस्कशन में हम अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं विद रेलिवेंट रिसर्चेस। जो चीज़ रिजल्ट्स में लिख दी है उसको हमने डिस्कशन में दोबारा से डुप्लीकेटेड फॉर्म में नहीं लिखना, रिपीट का नहीं करना। और ये ओवरऑल रिसर्च आर्टिकल का भी यही कंटेक्स्ट होना चाहिए कि जो सेंटेंस, जो बात हमने आर्टिकल में किसी एक जगह पे लिख दी है, कोशिश ये करनी है कि उसको दोबारा से रिपीट ना करें। जब हम एक एनालिसिस या डिस्कस करते हैं, अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं, तो उसमें कोशिश करना है कि बायसेस ना हो। हाँ, अपने रिजल्ट्स की एडवांटेज तो बतानी है, लेकिन जहाँ पे जिस भी आर्टिकल में कोई बेहतर रिजल्ट्स मौजूद है तो उनको भी साथ साथ हाईलाइट करना होता है। इंक्लूड unanswered questions and future risks, टेबल्स, फिगर्स एंड ग्राफ्स। ठीक है, प्रॉपरली इसको हमें लिखना होता है। टेबल एक्चुअली काफ़ी एक टेक्निकल या सीखने वाली चीज़ है। एक इंफॉर्मेशन को किस तरीके से मैक्सिमम एक ही कॉलम विड्थ में, यानी कि जो पेज की विड्थ है उसमें हमें समराइज़ करना है। यहाँ पे हम लीजेंड्स को यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट एब्रीविएशंस को यूज़ कर सकते हैं, और डाटा को मैक्सिमम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है। यूनिट्स को हम सिर्फ हेडर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टी लाइन को किस तरह इफेक्टिवली यूज़ किया जाए, ये तमाम टेक्निक्स टेबल्स को लिखने में आती हैं। टेबल या फिगर शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर कोई भी रीडर सिर्फ आर्टिकल को ओपन करके आपका टेबल, आपका फिगर पढ़ रहा है तो उसको भी वहाँ से तमाम इंफॉर्मेशन ग्रेस्प हो जानी चाहिए। ये तमाम जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं बड़ी टेक्निकल कीवर्ड्स हैं, और डिफरेंट बुक्स से ये ली गई हैं। तो इसमें जब आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने इनमें मौजूद जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको कोशिश करना है कि उनकी बेस पे अपने आंसर को लिखना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया, या कितने वर्ड लिमिट है, एक्सेट्रा जो भी चीज़। तो वो चीज़ें मेक श्योर करनी है कि उन वर्ड्स को यूज़ करते हुए अपने आंसर को अपने वर्ड में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो भी क्वेश्चन हो उसके रेलिवेंट जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, क्योंकि अभी इस लेवल पे आपको इस तरीके से नहीं आइडिया होता कि किस टेक्निकल वर्ड का
कौन सा करेक्ट सिनोनिम हो सकता है। तो इसलिए वो कोशिश कीजिएगा कि उन टेक्निकल वर्ड्स को रिफ्रेश ना करें। हाँ, उन वर्ड्स को यूज़ करते हुए आंसर को अपने अल्फाज में आप लिख सकते हैं। ग्राफ की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बार ग्राफ, डेंडोग्राम्स होते हैं, और पाई चार्ट है। ठीक है। सो किस तरह के डेटा को किस तरह के ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ये भी हमारे पास एक आर्ट है, इसको आना चाहिए। कैसे आएगा? लिटरेचर पढ़ के। जो भी रेलिवेंट आपका एक्सपेरिमेंट है, लिटरेचर में देखना होता है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट की डेटा को बेहतर से तरीके से किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। फिर ये कुछ पॉइंट हैं गुड टेबल्स के, इनको देख लीजिएगा, किस सॉफ्टवेयर में बन सकते हैं, किस तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। गुड फिगर्स में भी अगेन स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनसे अच्छी फिगर्स बनती हैं। उन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना आना चाहिए। एस्पेक्ट रेशो करेक्ट हो, रीडेबल हो, तमाम चीज़ें प्रॉपरली लेबल्ड हों। फाइनली रिसर्च आर्टिकल में एक्नॉलेजमेंट सेक्शन आता है जिसमें वो तमाम पर्सनल्स, इदारे, जिनको डायरेक्टली हम अपने रिसर्च में ऐड नहीं कर सकते एज एन ऑथर, उनको हम एक्नॉलेज करते हैं। ऑथरशिप क्राइटेरिया हम पढ़ चुके हैं हमारे मिड टर्म वाले सिलेबस में। ऊपर कवर लेटर लगता है जब भी हम अपने आर्टिकल को सबमिट करवाते हैं। कवर लेटर का मैंने बताया था कि जब भी किसी जर्नल में हम अपने आर्टिकल को सबमिट करवा रहे हैं तो हर जर्नल का एक स्पेसिफिक नाम होता है, उसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। मिसाल के तौर पर बायोटेक्नोलॉजी फॉर बायोफ्यूल्स, इस तरह का एक आर्टिकल है। सो अब ये स्पेसिफिकली फोकस्ड है ऑन बायोफ्यूल्स। और सेकेंडली हमारे पास इसमें मौजूद जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अराउंड आपके आर्टिकल अगर जस्टिफाइड होता है तब हम उसमें अपना आर्टिकल सबमिट करवा सकते हैं। अदरवाइज़ हमें कोशिश यही करनी होती है कि अपने रेलिवेंट जर्नल में जिसमें हमारा आर्टिकल उस जर्नल के ऑब्जेक्टिव्स को, एम्स को जस्टिफाई कर रहा है, तो उसी आर्टिकल जर्नल को सिलेक्ट करना चाहिए। तो वो तमाम ऑब्जेक्टिव्स को हम हाईलाइट करेंगे किस तरीके से हमारा आर्टिकल आपके जो जर्नल है उसमें मौजूद ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर रहा है, कैसे रेलिवेंट है, इसमें क्या न्यू फाइंडिंग्स हैं, कैसे ये सोसाइटी को हेल्प करेगा। ये तमाम चीज़ें आपके कवर लेटर में मौजूद होंगी। ऑथरशिप डेफ़िनेटली किस ऑथर के नाम मौजूद हों, किसके नहीं हों, डेफ़िनेट जितने कम नाम होंगे उतने उन ऑथर्स की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर सीक्वेंस ऑफ ऑथर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो तमाम चीज़ें ड्यूरिंग द रिसर्च या बिगिनिंग ऑफ रिसर्च क्लियर हो जानी चाहिए। ऑथरशिप के क्राइटेरिया हैं, इनको देख लीजिएगा। अदर फॉर्म ऑफ लिटरेचर, रिव्यू आर्टिकल या पर्सपेक्टिव आर्टिकल्स। ठीक है, ये हमारे पास हो जाते हैं। और लेक्चर 6 इज़ अबाउट द ग्रांट एप्लीकेशंस। हर रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए फंड्स, हमें चाहिए मनी, करेंसी। सो इदारे होते हैं जिनमें हम प्रपोज़ल भेजते हैं और वो हमें ग्रांट देते हैं, हमें अमाउंट देते हैं, उसको फिर परफॉर्म करके हम उस इदारे को उसके रिज़ल्ट्स जो भी होते हैं वो उसकी ओनरशिप में आ जाते हैं। प्लस हर जगह पे उनकी एक्नॉलेजमेंट होती है कि इस इदारे की फंडिंग की वजह से ये स्पेसिफिक रिसर्च परफॉर्म हुई है। ठीक है। सो प्रपोज़ल लिखना और प्रपोज़ल में ग्रांट को
ग्रांट मांगना और ग्रांट की जस्टिफिकेशन, ये तमाम स्किल्स भी एज अ साइंटिस्ट आने चाहिए। फिर जो भी प्रपोज़ल लिख रहे हैं बिफोर सबमिशन, उसको भी आप अपने कलीग्स के साथ रिव्यू करवाएं। जब सबमिट करवा देते हैं तो उस रिव्यूइंग प्रोसेस में कई चीज़ों की जस्टिफिकेशन मज़ीद पूछी जा सकती है। मिसाल के तौर पर आपकी लैब में ऑलरेडी एक पीसीआर मशीन मौजूद है, तो उसके अलावा आप एक सेकंड पीसीआर मशीन को मंगवाएंगे तो उसके वो जस्टिफाइड होगा, तभी वो ग्रांट करेंगे उसकी अमाउंट, अदरवाइज़ नहीं। तो इस तरीके से जो भी ज़रूरी चीज़ होती हैं उनको मेजर फोकस करें। जो ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं उनको हम सेकेंडरी तौर पे लिखते हैं, या फिर वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि जो ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं उससे हमारी डिज़ायर्ड रिसर्च परफॉर्म नहीं हो रही, इसलिए हमें उसके अपग्रेडेड फॉर्म चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर स्टैंडर्ड पीसीआर मौजूद है, लेकिन आपको अपने रिसर्च के लिए क्वांटिटेटिव पीसीआर चाहिए, तो दैट कैन बी डिमांडेड इन द प्रपोजल। फिर जब अमाउंट आती है तो उस अमाउंट की ट्रैकिंग पूरी रखनी होती है, अमाउंट कौन सी कितनी कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, और जस्टिफिकेशन के साथ। और इसकी हर 6 मंथ्स बाद एक प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है जो कि कंसर्न अथॉरिटीज़ को सबमिट होती है। तो वो देखते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो इदारे होते हैं, मिसाल के तौर पर उन्होंने 1 मिलियन ग्रांट अप्रूव किया, लेकिन वो उसको कम्प्लीटली रिलीज़ नहीं करते। वो 500,000 फर्स्ट ईयर के लिए कर देते हैं, उसमें जब प्रोग्रेस शो होगी तो देन रिमेनिंग 500,000 वो बाद में रिलीज़ करेंगे। तो मनी ट्रेल बहुत ही इफ़ेक्टिवली देखना होता है इसमें। जो भी आप मेजर स्टूडेंट्स होते हैं आपके रिसर्च की, उनकी ट्रेनिंग होती है रिसर्च ग्रांट राइटिंग में, किस तरह की एप्लीकेशंस हो, इदारों को कैसे हंट करना है। हर इदारे के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपकी ग्रांट कैसे उन इदारों के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर रही है, ये तमाम चीज़ें भी आनी चाहिए। जो रिसर्च आपके लिए एक्साइटिंग है, शायद वो दूसरों के लिए इतनी एक्साइटिंग ना हो, इसलिए या तो उसको इस तरीके से पेश करें कि उसकी वर्थ समझ आए, या फिर उस जगह पे अप्लाई करें जहाँ पे उसकी वर्थ समझी जाती हो। ठीक है? हर प्रपोज़ल हर जगह पे एक्सेप्ट नहीं होता, उसमें ही भी देखना होता है कि ग्रामर मिस्टेक्स ना हो, टेक्निकल मिस्टेक ना हो, फॉर्मेटिंग मिस्टेक ना हो, करेक्ट यूज़ ऑफ टेंसेस हो, साइंटिफिक नैरेटिव सही से लिखा हो, अपनी बात को बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया जा रहा हो, जो मकसद है रिसर्च का उसको मैक्सिमम तरीके से हाईलाइट किया गया हो, तब जाके चांसेस होते हैं कि वो अप्रूव हो। इसमें किसी भी एलिमेंट में जो मैंने अभी बताए वहाँ पे नेग्लिजेंस हो जाती है तो अप्रूवल के चांसेस बहुत हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 जो लेक्चर्स थे, लेक्चर 4, 5, 6, उनका एक हमारे पास रिवीजन सा हो गया है। टॉपिक्स सब कवर कर रहे हैं, उनको डीपली स्टडी करना है, चीज़ों को अपने फॉर्म में अपने पास नोट्स के फॉर्म में लिखें, हेडिंग्स के फॉर्म में लिखें। जब आप क्वेश्चन हो उसको उसके मुताबिक आंसर करें, और क्वेश्चंस को सिर्फ स्टार्ट टू एंड ब्लू पेन से नहीं, उसको हेडिंग्स इन सब हेडिंग्स में लिखना होता है, तब जाके वो उसके बेस्ट मार्किंग कंसीडर होती है। ठीक है। 48 स्टूडेंट्स आए हैं, तो बाकी 48 मेरे पास थम्स अप होने चाहिए ऑन गूगल मीट, और रिमेनिंग स्टूडेंट्स पर जब रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा तो उस वक्त उसका वो लिंक भेज देंगे।